हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम मौली पर, जहां पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और इस फ्री टारगेट का बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें शेयर कीजिए ताकि वो भी इस हमारे टारगेट फ्री बैच का हिस्सा बन सके और अपना 90% प्लस मार्क्स ला सके। यहाँ पर हम आपके लिए ये फ्री बैच लेके आए और इस फ्री बैच का उद्देश्य यही है कि आपको 90% मार्क्स दिलाए जाएं और अपने डीएलएड में आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हमने जो अपने ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ है वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और आपको अगर डीएलएड से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, एडमिशन से लेकर कुछ भी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते। और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी क्लासेस का टाइम टेबल देख लेते हैं कि किस टाइम हमारी किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। यहाँ पर हमारी पहली क्लास होती है सुबह 10 बजे क्लास होती है। ये हमारी साइंस की क्लास है। इसमें बेसिक से जो आपका साइंस का सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए प्रीवियस ईयर और राजन सीरीज चलाई जा रही हैं। इसके बाद हमारी सुबह 11 बजे क्लास होती है। ये हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। इसमें भी आपके लिए राजन सीरीज चलाई जा रही है। उसके बाद शाम को 4 बजे हमारी क्लास होती है। ये हमारी होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसे हम ईडियो वन भी कहते हैं। ठीक है, ईडियो वन कहते हैं। और उसके बाद हमारी क्लास होती है 5 बजे होती है। ये हमारी होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और अभी आप इसी क्लास से जुड़े हुए हैं। ये हमारी है एजुकेशन 2 की ये हमारी क्लास है। आगे देखते हैं और हमारी कौन सी क्लास होती है। आगे अगली क्लास हमारी 4 बजे होती है। ये हमारी हिंदी की क्लास होती है। उसके बाद शाम को 7 बजे होती है। ये हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है। और उसके बाद हमारी लास्ट क्लास होती है वो हमारी होती है मैथ की क्लास, गणित की क्लास। इसमें आपके लिए क्या प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए ताकि आपको ना जो मैथ सब्जेक्ट है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकें, क्योंकि अब आपके पेपर ज़्यादा दूर नहीं है। अब आपके लिए इतना टाइम भी नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम किसी भी सब्जेक्ट को दे सकें। आइए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए हमारी क्लासेस, ताकि वो भी इस फ्री टारगेट बैच का हिस्सा बने और अपना फुल मार्क्स प्राप्त करें। यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड प्रश्न पत्र की प्रिपरेशन करा चुकी हूँ। अब मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए राजन सीरीज चलाई थी और इस सब्जेक्ट का हम नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। चलिए अब हम देखते हैं आज हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हमारा प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा है? 2022 का है। ठीक है, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना टाइम में जो आपका डीएलएड जो था एक साल क्या है, आपकी बीटीसी का फॉर्म वगैरह नहीं आए थे, तो इसलिए आपकी बीटीसी जो नहीं हुई थी। अगला सत्र हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा 2022 से शुरू हुआ था, 20 के बाद। इससे पहले मैंने आपको 2018, 2019 और 2020 के प्रैक्टिस सेट में करा चुकी हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर मैं आपको करा चुकी हूँ इससे पहले 18, 19 और 20 के। आज हम अपना 2022 का जो पेपर आया था वो देखते हैं कैसा पेपर आया था। पहले हम देखते हैं पेपर कैसा है, उसके बाद हम इसको एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका ऐसा पेपर आया था, इस टाइप से पेपर आता है आपका। 2 घंटे का समय था आपको और जो 50 अंक थे, पूर्णांक था। ठीक है, और आपके जो सभी क्वेश्चंस जो होता है वो करना अनिवार्य होता है, सभी के लिए जो निर्धारित मार्क्स भी दिए होते हैं। और यहाँ पे ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कितने 15 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिया तो आपको पता ही होगा पेपर कैसा आता है। लेकिन ये हमारा 22 का पेपर है। यहाँ पर इसके बाद आपके अति लघु स्टार्ट हो जाते हैं। अति लघु भी आपके 15 आते हैं। आपका पेपर काफ़ी लेंदी आता है और आपको 2 घंटे मिलते हैं, इसीलिए आपको इनके लिए अपना प्रॉपर टाइम, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे
यहाँ से जो है, यहाँ से हमारे क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके लिए आपको 2 नंबर मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये यहाँ पर ख़त्म होंगे 40 नंबर पे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय। ये आपका प्रीवियस ईयर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी प्रीवियस ईयर का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके जानेंगे कि किस टाइप से इसके आंसर होंगे। यहाँ पर पहला क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न भी कहते हैं इसे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ है। तो हमारा ये किससे प्राप्त हुआ है, ये हमारा प्राप्त हुआ है। आप इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इतनी क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं कि आपको निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के बारे में सब कुछ याद हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा 21A। क्या होगा, 21A जो हमारा है अनुच्छेद, ये हमारे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगर अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है। मतलब हमारे जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा है उसका उपलब्ध कराने का दायित्व क्या है, राज्य का है। तो ये हमारा अनुच्छेद होगा 350A, ठीक है, 350A। अगर ये हमारा अनुच्छेद ये दिया हो 350 का दिया हो तो भी आपका ये क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये आपका कब, किसके द्वारा पारित किया गया था, ये हमारा पारित किया गया था मुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्या आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। अब इसके लिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको बताना है कि बाल अधिकार प्रस्ताव जो है किस सन में आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस डेट में लाया गया था। जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इससे पहले हम चलिए हम तब तक अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या स्वतंत्र विषय है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि हमारा जो शिक्षा है वो संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। समवर्ती सूची में रखने का मतलब है कि केंद्र और प्लस राज्य जो है बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारा है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था। तो वुड का घोषणा पत्र कब भेजा गया था, ये हमारा भेजा गया था 1854 में जो है वुड का घोषणा पत्र आया था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 1882 में पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो हमारा जो पहला शिक्षा आयोग था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हंटर ने की थी। इसे हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हंटर आयोग, ठीक है। ये हमारा क्या था, पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। कब आया था, 1882 में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियमित संस्था है। जो अध्यापक शिक्षा के लिए कौन सी यहाँ पे संस्था है, तो हमारी क्या है, NCTE। NCTE जो है, जो अध्यापकों के लिए क्या ट्रेनिंग देखती है, उनका वेतन वगैरह होता है, उनकी जो शिक्षा होती है उसका क्या है, उत्तरदायित्व NCTE के ऊपर होता है। अगला चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, तो ये हमारा पारित हुआ था 1972 में जो है बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा जाए बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है या बेसिक शिक्षा है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं,
इसे हम जानते हैं जाकिर हुसैन आयोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जाकिर हुसैन के नाम से जानते हैं और वर्धा समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्धा समिति के नाम से भी इसे जानते हैं। वर्धा क्या है इसमें? वर्धा ये महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे ये चलाया गया था, ये उसी का नाम वर्धा है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या वर्धा समिति भी कहा जाता है। अगला 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का शुभारंभ 15 अगस्त 1900 किस राज्य का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था? 1995 में किया था। तो सर्व शिक्षा अभियान था, पोषाहार वितरण योजना थी, या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, या DPEP था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? पोषाहार वितरण योजना। ठीक है, पोषाहार वितरण योजना को क्या है, इस डेट में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, मध्य भोजन योजना उद्देश्य है। तो मध्य भोजन योजना का उद्देश्य इसमें क्या है? बच्चों में नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, या स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। तो ये हमारे जो सभी हैं मिड डे मील के क्या है उद्देश्य हैं। इन सभी को क्या है पूरा करने के लिए ही हमारी मिड डे मील योजना लाई गई थी। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित इसमें कौन सा जो है प्रोग्राम आपका है? तो ब्लैक बोर्ड योजना है, नवोदय विद्यालय है, जिला शिक्षा एक प्रशिक्षण संस्थान है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 11 नंबर का उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं शिक्षा से संबंधित जो हैं हमारी हैं। आगे चलते हैं, अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, जो विद्यालय योजना लाई गई थी, वो किससे संबंधित है? आपकी शहर से है, नगरीय है, ग्रामीण है, या मेट्रो है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण। जो ग्रामीण बच्चे हैं, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण। जो ग्रामीण स्तर पे क्या है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लाई गई थी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, BEP क्या है? BEP क्या है? तो BEP क्या है आपको पता ही होगा, बेसिक शिक्षा परियोजना है। ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना को ही हम BEP कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्या है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया था। तो आपको शिमला शिक्षा सम्मेलन के बारे में मैंने अपनी क्लास में जो डिटेल में बताया है, किसके द्वारा लाया गया था और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया था हमारी शिक्षा से लेके और ये क्यों लाया गया था। तो ये कौन लेके आया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसमें जो इसको लाने वाला कौन था? कर्जन जो इसको लाने वाला था। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पीय का। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक जो शिक्षा का जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इन 15 में से कितने राइट आंसर रहे हैं, आपका कितना अंक रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब चलिए हम अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब हमारे क्या होंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके लिए भी आपके लिए कितना अंक मिलेगा? इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, देखते 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया था? तो बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया था? तो 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या है निर्धारित किया गया था बाल अधिकार। ये आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। आगे देखते हैं 15 नंबर क्या है। और
और इन्हीं प्रीवियस ईयर का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अब 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। जो वुड का घोषणा पत्र था, इसके गुण क्या थे, ठीक है। तो इसमें पहला क्या था, भारत के लोगों को अधिक शिक्षा, स्वतंत्रता और आज़ादी देना और उनकी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना क्या था, वुड के घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य क्या था, प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय तक क्या है, जो संरचित पदानुक्रमांक संरचित पदानुक्रमांक की क्या है, स्थापना करना है। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक जो है शिक्षा पर क्या है, वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति में 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर आपको कोठारी आयोग जो है लाने का क्या उद्देश्य था वो बताना है। तो इसके तो कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 उद्देश्य जो है निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है, इसमें है सभी स्तरों पक्षों के लिए क्या है, समान सिद्धांतों और नीतियों पर सलाह देना था, इसका क्या था, उद्देश्य था। और सेकंड क्या था, विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करना था। जो भी शिक्षा से संबंधित हमारी जो समस्याएं चली जा रही हैं उनको अध्ययन करना था और उन समस्याओं को क्या है, समाधान करना इस कोठारी आयोग जो आया था इसका उद्देश्य था। और इसको लाने वाले इसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। कौन थे, कोठारी ही इसको लाने वाले इसके अध्यक्ष थे, दौलत सिंह कोठारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यशपाल समिति से है कि यशपाल समिति में कुल कितने खंड हैं। तो यशपाल समिति में कितने खंड है, ये हमारे 23 खंड है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसके 2 उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। पहला इसमें उद्देश्य क्या है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य है नामांकन संख्या में बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, जो बच्चों को विद्यालय में की तरफ क्या है, आकर्षित करना पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य था, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको 2 उद्देश्य पूछे गए तो आप 2 ही लिखिए, आप ज़्यादा भी लिखेंगे तो भी आपको एग्जामिनर नंबर 1 ही देगा, ठीक है। तो ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अब तो ऐसे ही लिखिए जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाए हैं, आप ऐसे ही अपने पेपर में करके आना। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अगला 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। आगे देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। जो 2022 में जो पेपर आपका आया था इसमें ज़्यादातर आपको क्या उद्देश्य और विशेषता से ही जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 1 नंबर में, ठीक है। तो देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के। तो सभी बच्चों को 2007 तक क्या है, 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना इसका क्या था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। और क्या सभी बच्चों को यह 2010 तक क्या है, 10 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी कराना भी क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का ही लक्ष्य था या उद्देश्य था। और इसमें किस आयु वर्ग की बात की गई थी शिक्षा व्यवस्था की, तो 6 से 14 वर्ष, कितनी, 6 से 14 वर्ष की आयु की बात की गई थी, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाए कि संचालित करने के लिए वित्तीय सहयोग कौन कौन करता है, तो इसका जो हमारा केंद्र है और प्लस राज्य, केंद्र और राज्य जो है सहयोग इसमें सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय सहायता में करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन जो आई थी, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे, ठीक है। जो हंटर के द्वारा हंटर कमीशन लाई गई थी या हंटर आयोग लाया गया था, जो हमारा क्या था, प्रथम हमारा क्या था, पहला शिक्षा आयोग था, क्या था, पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। तो इसने क्या है, मुसलमानों जो मुस्लिम शिक्षा है उसके लिए, तो इसने क्या मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे। तो इसमें देखते हैं क्या सुझाव है। हंटर शिक्षा आयोग ने मुस्लिम शिक्षा के लिए विशेष उल्लेख किए थे और हंटर आयोग ने मुस्लिम शिक्षा के लिए
जो सुझाव है वो निम्नलिखित थे। इसमें पहला क्या था, सरकारी स्कूलों में क्या है धार्मिक शिक्षा देने से रोकना चाहिए। सरकारी स्कूल में क्या है धार्मिक शिक्षा हमें नहीं देना चाहिए, इस आयोग में कहा गया था। और सेकंड क्या था, मुस्लिमों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम जो हैं लोगों के लिए कहा गया था कि जो है वो जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान दें। थर्ड इसमें था, पिछड़े वर्ग को शिक्षित करने के लिए क्या है सरकार को जिम्मेदार बनना चाहिए। हंटर आयोग में कहा गया था जो पिछड़े हैं, जो मुस्लिम शिक्षा से जो मुस्लिम हैं वो जो शिक्षा से पिछड़े गए हैं उनके लिए उनकी शिक्षा का जिम्मेदारी जो किसकी है वो सरकार की है। अगला चौथा नंबर क्या है, इसमें चौथा है, हंटर शिक्षा आयोग की सिफारिशों ने इन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया था कि जो निचले जाति की शिक्षा थी, महिला शिक्षा थी और जो हमारी मुस्लिम शिक्षा थी उस पर भी हंटर कमीशन का ध्यान दिया गया था। और फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, हमारा इसमें फिफ्थ नंबर है, हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना साल 1882 में हुई थी। ठीक है, सर विलियम हंटर के नेतृत्व में जो है इस आयोग का काम मसौदा भारतीयों को शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रोत्साहन करना था। जो इस शिक्षा को लाने का उद्देश्य, इस आयोग को लाने का उद्देश्य यही था कि भारतीयों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है डीपीईपी से है, किससे है, डीपीईपी के बारे में मैंने अपनी क्लासेस है मैंने उनको आपको डीपीईपी के बारे में मैंने आपको अपनी क्लासेस में पूरा डिटेल में बताया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं बाकायदा, और उसमें मैंने आपके लिए हर टॉपिक के एक अलग अलग क्लास ली है और उनके बारे में डिटेल में बताया है। और आगे देखते हैं, चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दो इसकी परियोजनाओं के दो कार्य क्या थे। तो डीपीईपी का लक्ष्य क्या है, सभी को शिक्षा दिलाना है और बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है, डीपीईपी का उद्देश्य है। और क्या है, शिक्षा के स्तर में सुधार करना है तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ साथ काम करना है। ठीक है, कि समाज में असमानता या भिन्नता जो है उसको ख़त्म करके एक साथ लाना है और क्या है कार्य करना है। डीपीईपी का यही क्या है हमारा उद्देश्य है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या है, कि डीपीईपी का पूरा नाम क्या है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हमारा है। इससे पहले आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था, 1600 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मिशनरी स्कूलों में दो विशेषताएं बताइए। क्या है, मिशनरी स्कूलों की दो विशेषता बताइए। देखते हैं इसकी दो विशेषता क्या है। इसमें पहला क्या है, पहली इसकी विशेषता है मिशनरी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और मिशनरी स्कूलों में क्या है ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। और इसमें भी क्या है मिशनरी स्कूल में भी जो है जो शिक्षा का समय जो है वो निर्धारित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर है। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग की मुख्य सुझाव बताइए। अब आपको ये हंटर आयोग से 2022 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का 2022 में पूछा गया, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हंटर आयोग से एक हमारा आपको बहुविकल्प में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका क्या है तीसरा क्वेश्चन है हंटर आयोग से। अगला चलते हैं, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग की मुख्य सुझाव बताइए। तो क्या सुझाव है, पहला क्या है, सार्वजनिक स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। हंटर आयोग आया था उसमें यही कहा गया था,
उसमें यही कहा गया था कि जो है हम किसी भी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है, जो सार्वजनिक है, सभी के लिए है, उसमें हम धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी आपकी, ठीक है। अगला सेकंड पॉइंट क्या है इसका? इसका सेकंड सुझाव था कि धार्मिक शिक्षा निजी स्कूलों में प्रदान की जा सकती है। इस संदर्भ में सरकार को किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। जो सरकारी स्कूल में प्रदान की जाएगी, कि निजी स्कूल में भी प्रदान की जाएगी, तो सरकार को इसके लिए भी क्या है, कोई भी क्या है, रोक या कोई भी शर्त कुछ भी नहीं रखनी है। अगला थर्ड पॉइंट इसका क्या है? इसका थर्ड पॉइंट है निजी संस्थाओं को जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं उनके अध्यापन स्तर की ओर क्या है, विशेष ध्यान देना चाहिए। जो धार्मिक शिक्षा दे रही हैं उन पे क्या है, सरकार को क्या है, विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगला अब हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? तो किस वर्ग के लिए छनाई का सिद्धांत आया था या निष्पंदन सिद्धांत आया था, ठीक है। तो ये कब आया, ये किस वर्ग के लिए आया था? ये कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को क्या है, शिक्षित कर सके। जो हमारे निम्न वर्ग था, ठीक है, लागू तो उच्च वर्ग के लिए था, और उच्च वर्ग से नीचे छन छन के जो है निम्न वर्ग तक पहुंचाना क्या था, इस छनाई सिद्धांत का क्या था, उद्देश्य था। और यही इसमें कहा गया था कि हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, और उच्च वर्ग से शिक्षा है धीरे धीरे अन्य जन साधारण तक क्या है, शिक्षा पहुंच जाएगी। इस निष्पंदन सिद्धांत से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप मेरी जो मैंने आपको क्लास कराई है निष्पंदन सिद्धांत की, आप उसमें जाके निष्पंदन सिद्धांत के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इस सिद्धांत क्यों लाया गया था, किस वजह से लाया गया था, ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा नीति में दोष बताइए। जो 2020 की शिक्षा नीति थी, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ठीक है, उसमें दोष क्या थे, देखते हैं क्या दोष है। पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ाना, इसमें क्या करा गया था, पाठ्यक्रम के बोझ को बढ़ा दिया गया था। और पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने की बात किस आयोग में कही गई थी, आपसे पूछा जाए तो आपका वो कौन सा था? तो वो आपका था यशपाल समिति में कहा गया था कि बच्चे के जो बोझ है उसको क्या है, कम करना है, ठीक है। लेकिन नई शिक्षा नीति जो हमारी आई थी उसमें क्या करा गया था कि पाठ्यक्रम का बोझ क्या है, बढ़ा दिया गया, ठीक। और सेकंड क्या दोस्त था इसका, कि शिक्षकों का प्रशिक्षण, ठीक है, शिक्षकों का प्रशिक्षण था, और संसाधनों की कमी थी, ठीक है। और मातृभाषा में जो है फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट हमारा था मातृभाषा में शिक्षा देने में क्या थी, चुनौतियां थी। और अगला फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या है, शिक्षा क्या महंगी होना। जो विदेश में अगर हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो क्या हो गया, बहुत महंगी कर दी गई है इस हमारी नई शिक्षा नीति के द्वारा। और सिक्स में इसमें है शिक्षकों का पलायन, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक क्या है, पलायन कर गए हैं, ठीक है। आगे क्या है, सातवां क्या है, शिक्षा का संस्कृतिकरण, शिक्षा का क्या है, सांस्कृतिकरण कर दिया गया। और संसद में क्या है, अवहेलना, जो शिक्षा है उसकी क्या है, नई शिक्षा नीति एनईपी जो हमारी 2020 आई है उसमें क्या, शिक्षा की अवहेलना की गई है संसद में। आगे क्या है, मानव संसाधन का अभाव है, ठीक है, मानव संसाधन का अभाव है। ये हमारे क्या है, जो नई शिक्षा नीति है, नवीन शिक्षा नीति, ये क्या है, इसके दोष हैं, ठीक है, कमियां हैं। अब देखते हैं आगे हमारा अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, कि आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। तो आचार्य राममूर्ति समिति जो है इसकी क्या सिफारिशें हैं, देखते हैं। ये कब आई थी, ये जाने पहले। राममूर्ति समीक्षा समिति के रूप में जानी जाने वाली समिति जो है 9 जनवरी 1991 में आई थी। और क्या है, नई बदलावों की सिफारिशों में इसमें क्या है,
इसमें एक आम स्कूल प्रणाली की शुरुआत की गई थी, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था, और क्या था, और था प्रारंभिक जो बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE, मतलब ECCE की बात क्या है, सिफारिश किसमें की गई थी, ये हमारी आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा की गई थी, ECCE, ठीक है। और जो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, और क्या किया गया था इसमें, और था सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे ये आचार्य राममूर्ति समिति के क्या थी, ये सिफारिशें थी, जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था और ECCE को लाना था, और आम स्कूल प्रणाली की क्या है, शुरुआत करनी थी, इसकी जो है सिफारिशें थी। यहाँ पर हमारे जो है अति लघु क्या है, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या है 1 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, देखते हैं हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या है 2 नंबर के एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है पहला क्वेश्चन है सन 1813 एवं 1833 के आगे पत्र में क्या है। तो आपको बताना है 1813 और 1833 के आगे पत्र में क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। भारत में 1813 के आगे पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का क्या है, कर्तव्य हो गया था। और क्या था, इस कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु क्या है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की क्या है धनराशि को सुरक्षित कर दिया गया था। तो 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसमें हमारी शिक्षा के लिए कितनी धनराशि कर दी गई थी कि 1 लाख रुपए जो प्रति वर्ष जो है हम शिक्षा पर खर्च करेंगे धन। और क्या है, आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि, आप ध्यान से देखिए, आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह धन किस प्रकार खर्च किया जाएगा, ठीक है। ये तो कहा गया था कि 1 लाख धन लाया जाएगा हमारा, लेकिन ये नहीं बताया था कि 1 लाख धन को हम कैसे खर्च करेंगे और कहाँ पर खर्च करेंगे, ठीक है। अब आगे इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हो गया था, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम पश्चात विवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह विवाद जो है 20 वर्ष तक चला। कब तक चला, 20 वर्ष तक चला ये विवाद, ठीक है। 1813 से लेके 1833 तक लगातार क्या था, ये विवाद चला। और इसका विवाद का जो विषय था वो हम देखते हैं क्या था। विवाद का विषय था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम एवं साधन क्या होना चाहिए। इस विवादपद प्रश्नों को क्या है लेकर शिक्षा के क्षेत्र में जो है 3 प्रकार के वर्ग बन गए थे, ठीक है। इस विवाद के चलते कितने प्रकार के वर्ग बन गए थे, वो हमारे 3 प्रकार के वर्ग बन गए थे। इससे पहला क्या था, प्राच्य शिक्षावादी, ठीक है, और दूसरा क्या था, पश्चात्य शिक्षावादी, और तीसरा था कि लोक भाषावादी थे, ठीक है। ये 3 जो थे इसी विवाद के चलते ये वर्ग बने हुए थे। और ये विवाद कब से कब तक चला आपसे पूछा जाए तो 1813 से लेके 1833 तक जो है ये विवाद चला। 1833 में जाके इस विवाद का क्या है अंत हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए, ठीक है। अब हम जानेंगे यशपाल समिति की जो रिपोर्ट आई थी तो सुझाव में क्या क्या कहा गया था। तो बस्ते के बोझ को कम करना, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बस्ते के बोझ को कम करना, ठीक है। इस समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार ने 1992 में श्री यशपाल जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1993 में क्या है प्रस्तुत की थी। आपसे पूछा जाए कि यशपाल समिति जो कब आई थी, वो कब आई थी 1992 में जो है इसको समिति का गठन किया गया था। और इसका जो इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी तो अगस्त 1993 में जो है इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। इसमें बस्ते के बोझ को कम करने के स्थान पर क्या था और बढ़ाते हैं, ठीक है,
अतः सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए श्री कौन थे, बाई एन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया था। ठीक है, इस दल का पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के स्थान पर क्या था, प्राथमिक स्तर पर प्रवेश की आयु बढ़ाने, विद्यालय कार्य दिवस बढ़ाने और विद्यालयों की स्थिति सुधारने और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने पर जोर दिया गया था। ठीक है, आपका यशपाल समिति के द्वारा। और क्या, साथ ही सतत और व्यापक मूल्यांकन पर क्या बल दिया गया था। आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर किस शिक्षा समिति के द्वारा बल दिया गया था या जोर दिया गया था, तो वो हमारा क्या था, यशपाल समिति के द्वारा दिया गया था। तो हमारी दृष्टि से इनके लिए क्या निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो हम ये समिति ला रहे हैं इससे क्या है, बहुत सारे उपाय जो है सिद्ध हो सकते हैं। तो इसमें पहला उपाय क्या था, इसमें पहला था, आजकल ज्ञान असीमित है, किशोरों की ग्रहण क्षमता सीमित है, सब कुछ माध्यमिक शिक्षा की झोली में डाल देने की प्रवृत्ति को त्याग किया जाए, कि ऐसा ना हो कि केवल हम माध्यमिक शिक्षा को ही है अच्छा बनाएं और अपनी प्राथमिक शिक्षा को क्या है ध्यान ना दें। तो जन चेतना संबंधित प्रकरणों और औपचारिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का अंग बनाने के स्थान पर वह कार्य है। ठीक है, और जन संचार के माध्यम के द्वारा जो है किया गया, उस स्थिति में माध्यमिक स्तर की वर्तमान पाठ्यचर्या का लगभग बोझ कितना 5% कम हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या 5% बोझ को क्या है कम करने की सलाह दी गई थी। और अगला सेकंड क्या है, माध्यमिक स्तर पर केवल मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन जो है अनिवार्य हो। और क्या था, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं हेतु अन्य 1-2 भाषाएं सिखाने की क्या थी, सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। जो यशपाल समिति थी उसमें मातृभाषा और क्षेत्र भाषा के लिए अनिवार्यता की गई थी माध्यमिक स्तर पर। और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए क्या वो और भी 1-2 भाषा जो है क्या ले सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, और क्या था, समय की मांग के अनुसार किसी भी माध्यमिक विद्यालय में क्या है, राष्ट्रभाषा क्या हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन की क्या सुविधा जो है अवश्य हो। मतलब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो है हम और भाषा भी क्या है ले सकें और उनका अध्ययन कर सकें। और औसत बच्चे को 2 या अन्य भाषाओं के माध्यम को अनिवार्य ना करने से क्या है, वर्तमान पाठ्यचर्या का बोझ लगभग 20% और कम हो जाएगा। ठीक है, और उन स्थिति में इस स्तर पर अपव्यय और अपरोध भी कम हो जाएगा। इस लर्निंग विदाउट बर्डन का लाने का उद्देश्य एक ये भी था कि हम जो है अवरोध और अपव्यय की समस्या को क्या था, कम करना था। आगे देखते हैं, अगला थर्ड पॉइंट क्या था। थर्ड इसमें कहा गया था कि वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा पर विज्ञान और गणित को जो पाठ्यक्रम है वह सिद्धांतिक अधिक और अनुप्रयोग आधारित कम है। ठीक है, तो क्या था, उसे भी औसत बच्चों की आवश्यकता अनुसार जो है विकसित करने की ज़रूरत है। तब बच्चों की क्या है उसमें रुचि जो है होना स्वाभाविक होगी, कि जो हमारा पहले से जो पाठ्यक्रम चला आ रहा है विज्ञान और साइंस में, उसको क्या है उसे भी चेंज करना। इससे क्या होगा, बच्चे की क्या होगी, रुचि बढ़ेगी और उसकी रुचि बढ़ना क्या होगा, एक स्वाभाविक हो जाएगा। इसमें इस स्तर पर पाठ्यचर्या का बोझ लगभग 5% कम हो जाएगा। अगर हम उस सिलेबस को चेंज कर देंगे, पाठ्यक्रम में संशोधन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा 5% बोझ जो होगा और कम हो जाएगा। और अपव्यय और अपरोध में क्या है, इसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यशपाल समिति में क्या सुझाव क्या किए थे, प्रमुख सुझाव क्या थे। इसमें पहला सुझाव था कि शिक्षण सूत्रों जैसे क्या थे, ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि के अधिकतम क्या प्रयोग हो। इस समिति में कहा गया था कि बच्चे को ज्ञान से अज्ञात की ओर ले जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना क्या है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए शिक्षा में। और क्या, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, और थर्ड था, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली को क्या है असफलता का प्रतीक है। इसमें कहा गया कि हमारी जो पाठ्यक्रम है उसमें जो किताबें हैं वो मोटी ना हो, वो पतली हो, और जो मोटी किताबें होती हैं वो असफलता का प्रतीक होती हैं। चौथा नंबर क्या है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वरन वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मतलब जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को वो हमें
किसी एग्जाम्पल के द्वारा नहीं, उसे हम क्या है उसके वातावरण से को रिलेट करके उसे पढ़ाएं। ठीक है, अगला फिफ्थ क्या था, फिफ्थ इसमें पॉइंट था कि अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अथवा अच्छे विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें। यहाँ पर अच्छे विद्यार्थी की उसे कहाँ बताया गया है, जो क्या है कक्षा में जो क्या है तर्क वितर्क करें, अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछे ये, और उसको क्या है और उसको उसके सामने प्रस्तुत करें। और छठा था क्या था, छठा इसमें था अभिभावकों को सख्त संदेश दिए जाएं कि बच्चों को छोटी उम्र में क्या है निपुण बनाने की आशंका रखना गलत है। ठीक है, और सेवेंथ है कि बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। ठीक है, बच्चों को कोई तनाव ना दिया जाए बाहर से, जिससे वो उनकी जो है अच्छे से पढ़ाई ना कर पाए। और 8 नंबर है कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है। कक्षा में अगर शांति है, बच्चे चुपचाप एकदम बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है कि वहाँ पे बच्चे जो हैं कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जीवन आकांक्षा वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को क्या जहाँ से प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस क्लास में ज़्यादा शोर होता है, ज़्यादा बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्लास क्या है सबसे उत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है। जिसमें बच्चे एकदम चुपचाप मुंह पे उंगली रखे बैठे रहते हैं, वो क्लास अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो है बच्चे जो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने अंदर ही दबा लेते हैं, और जो है क्लास में जो टीचर है उससे पूछने से झिझकते हैं या उनके सामने बोलने से डरते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की विशेषता का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना की विशेषता क्या थी। इसमें पहली विशेषता क्या थी, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए। ठीक है, सेकंड क्या थी, छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से जो है शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से, कि विद्यालय में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए क्या हो भवन हो, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री से संबंधित क्या है संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, कि जो विद्यालय की सुविधा है उनको क्या है रखा गया था। और इसमें फोर्थ नंबर क्या था, इसमें हमारा फोर्थ था कि अध्ययन और अध्यापक प्रक्रिया के लिए क्या है, फोर्थ नंबर था अध्ययन और अध्यापक प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मतों का उल्लेख किया जाए। फिफ्थ था प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से क्या है आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उनकी विशिष्टता क्या हो निर्धारित की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमने क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से जो भी उसकी विशेषताएं थी वो देखी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बेसिक शिक्षा योजना, ये भी आपको क्या है सेकंड दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है इस प्रीवियस ईयर में, जो बेसिक शिक्षा से पूछा गया है। तो क्या है इसका उद्देश्य, पहला क्या है सांस्कृतिक उद्देश्य, वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी ढांचे में ढली गई थी। इसका एक उद्देश्य विदेशी संस्कृति को क्या है भारतीयों पर थोपा नहीं था। ठीक है, लेकिन बेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था तथा शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुकूल क्या है बनाया गया था। सेकंड पॉइंट क्या था बेसिक शिक्षा का, सेकंड था बालकों में नैतिक गुणों का विकास, उचित अनुचित का विचार और कार्य या आकार की भावना का विकास ऐसी शिक्षा के द्वारा संभव है जिसे क्या है जिसका आधार अहिंसा है। अहिंसा पर आधारित बेसिक शिक्षा प्रणाली बालकों को पारस्परिक घृणा, सांप्रदायिकता, द्वेष और कलेश की कलुषित मनोवृत्ति को पनपने नहीं देती है। ठीक है, और थर्ड इसमें था कि आर्थिक उद्देश्य क्या थे, बेसिक शिक्षा के आर्थिक क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के जो उद्देश्य थे तो बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से क्या था विद्यालय में व्यय की आंशिक पूर्ति करके उनको क्या है आत्मनिर्भर बनाना था तथा बेसिक शिक्षा समाप्त होने के बाद जो था बेकारी की समस्या का समाधान करना। ठीक है, जो बेसिक शिक्षा जो बच्चा प्राप्त कर लेता है उसके बाद क्या था जो बेरोजगारी की समस्या है उसको समाधान करना भी क्या था बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था।
और यह शिक्षा बेकारी की समस्या का समाधान करके देश की मदद भी कर सकती है तथा साथ ही साथ उत्पादन वृद्धि में भी क्या है योगदान दे सकती है। कि बेसिक शिक्षा में वर्धा योजना में यही कहा गया था कि बच्चे को हस्तशिल्प शिक्षा दी जाए, ठीक है, और हमारी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और जिससे क्या हो बच्चा अपने जो है आगे जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो सके और वो क्या है एक अपना व्यवसाय या उत्पादन कर सके। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा इसमें क्या है, चौथा नंबर इसमें है सर्वदा समाज की स्थापना का उद्देश्य। बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वदा समाज की स्थापना है, ठीक है, और सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, संघर्ष के स्थान पर क्या न्याय है, शोषण के स्थान पर सेवा की प्रवृत्तियां होती हैं। और बेसिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही सूर्योदय समाज की क्या है स्थापना करना है। उदाहरण के लिए क्या है, जो बालक किसी शिल्प में जो है परीक्षा करता है, ठीक, वह व्यक्ति परिश्रम का महत्व अच्छी तरह से समझता है और दूसरे का जो है शोषण करता है। इस तरह जो बेसिक शिक्षा पर्याप्त व्यक्तियों से क्या है शोषणहीन समाज की स्थापना करती है। कि जो बेसिक शिक्षा थी उसका यही उद्देश्य था कि लोग जो हैं क्या है समाज का क्या है व्यक्ति एक दूसरे का शोषण ना करें, ठीक है, और हस्तशिल्प अगर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनको उनका महत्व भी समझ में आएगा कि जब कोई परिश्रम करता है तो उसका महत्व क्या होता है और वो कैसे परिश्रम करता है और कैसे मेहनत करके जो है अपने जो है अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान जो लाया गया था उसके उत्तरदायी अभिकरण क्या क्या है जानते हैं। इसमें संपूर्ण साक्षरता अभियान को सर्व शिक्षा अभियान भी कहा जाता है, ठीक है। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसी को हम संपूर्ण साक्षरता अभियान भी कहते हैं। और सर्व शिक्षा अभियान की योजना कब लाई गई थी, 2001 से शुरू की गई थी, ठीक है, और एक राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के समस्त जिलों में लागू की जा रही है। और सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, 2010 तक 6 से 14 वर्ग के बच्चों को क्या है उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना क्या है इसका उद्देश्य है। इसके कार्य देखते क्या है। इसमें पहला कार्य है कक्षा 5 के सभी स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे क्या हैं इस अभियान में शामिल किए जाएं। और प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक जो है 2010 तक जो शिक्षा बुनियादी स्तर है सभी प्रकार के क्या है लैंगिक और सामाजिक जो है भेदभाव को समाप्त किए जाएं। और थर्ड इसमें है 2010 तक के लिए क्या है जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल देना है, ठीक। और देखते हैं और इसको क्या है जो सर्व शिक्षा अभियान है ये हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या है राज्य और केंद्र सरकार के बीच कितना अनुपात है 85 से 15% का अनुपात रखा गया था, ठीक है। और उसके बाद 10वीं जो योजना हमारी आई थी उसके दौरान कितना रखा गया था 75 से 25 अनुपात रखा गया था, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अनुपात रख दिया गया था केंद्र और राज्य का वो 50 और 50 के आधार पर रखा गया। सबसे पहले आपका 85 से 15 रखा गया और अब जो वर्तमान में आपका है वो 50:50 का सहभागिता करते हैं, ठीक है। इसमें 8 उत्तर पूर्वीय जो राज्य थे वो शामिल नहीं थे जिन्हें 15% क्या था सहायता राशि 2 वर्ष के लिए क्या था DONER मंत्रालय द्वारा क्या था उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया इसके बारे में। आगे इसमें दिया है यह कार्यक्रम क्या संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा तथा इसमें बालिकाओं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों एवं कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं को क्या है विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी में क्या है अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल खोले जाएंगे और अतिरिक्त कक्षाओं के लिए नए कमरे शौचालय पेयजल रखरखाव स्कूल सुविधा अनुदान के माध्यम से जो है नए स्कूल खोलने और पुष्टि कराना शामिल है।
आगे देखते हैं, आगे सर्व शिक्षा अभियान जो है, जो प्रारंभ से क्या है, दिसंबर 2009 तक क्या है, लगभग 190 लाख नए विद्यालय खोले जा चुकेंगे। और इसके बाद 1,49,683 जो है नए विद्यालय इमारतें खोली जाएंगी और 6,50,442 लाख अतिरिक्त कमरे जो हैं पूरे करने को रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। और पूरे होने के लिए क्या और पूरा करना है, और क्या है, 31 मई और 31 मार्च 2009 तक क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8 से 47 लाख नए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और क्या सरकार जो सर्व शिक्षा अभियान हेतु क्या है, 11वीं जो योजना आएगी उसमें इतने करोड़ जो है उपलब्ध कराएगी, इतने जो है पद जो है उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर हमने जाना कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कैसे कैसे क्या है लागू किए गई चीज़ें हैं और कितने कमरे वगैरह खोलने की बात की गई है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और आप जो है इस हमारे फ्री टारगेट बैच से जुड़ जाएं और अपने डीएलएड में जो है अच्छे मार्क्स ला सकें। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन को है संक्षिप्त में बताइए। जो कर्जन आया था उसने शिक्षा नीति क्या क्या लाई गई थी, ठीक है। तो कर्जन एक कठोर और निरंकुश शासक होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना नित्यता स्वाभाविक है, ठीक है। इसीलिए भारतीय जो है इससे घृणा करना भी स्वाभाविक है। कर्जन का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा इसका है। तो इस पक्ष के अंतर्गत जो है कर्जन की असाधारण विद्वता, इस विद्वता के फलस्वरूप शिक्षा में उसकी अभिरुचि, वह अंग्रेजी का उतना ही धुरंधर था जितना कि मैकाले था, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, नूरुल्लाह और नायक के उन्होंने कहा है कि कर्जन से श्रेष्ठतम मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में क्या है उस समय तक नहीं आया था, ठीक है। आगे जानते हैं और कर्जन के बारे में कि कर्जन ने प्रशासकीय क्षमता एवं मानसिक क्षमता का सजीव मिश्रण था, ठीक है। इस मिश्रण के कारण उसकी यह धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करके ही जो है प्रशासन में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। और शिक्षा के विभिन्न अंगों के सुधार करने के विचार में क्या है, उसने क्या शिक्षा सम्मेलन जो है स्वतः ही इसका संपादन किया था। कब किया था, 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन लाया गया था। और इसके पश्चात क्या था, इसके पश्चात उसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी, ठीक है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया था और शिक्षा नीति संबंधित सरकारी प्रस्ताव भी है क्या है प्रकाशित किए गए थे। कर्जन ने क्या विश्वविद्यालय आयोग लाया था और जो अधिनियम विश्वविद्यालय से था वो भी पारित किया था। और आगे देखते हैं इसने क्या किया था। और कर्जन ने जो है केंद्रीय शिक्षा विभाग की भी स्थापना की थी। इससे शिक्षा की नीति लागू करना और शिक्षा व्यवस्था में सुव्यवस्थित ढंग से हुआ था। जब हमारा केंद्रीय शिक्षा विभाग आ गया, इससे हमारी शिक्षा में जो भी नीतियाँ लाई गई थी वो अच्छे से और व्यवस्थित ढंग से हुई थी। और देखते हैं प्राथमिक शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने असंख्यात्मक और गुणात्मक उन्नति के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ा दी थी, जिससे प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई और गुणात्मक अध्ययन भी हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो कर्जन का योगदान है शिक्षा में, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई थी, इसके 2 लक्ष्य बताइए, ठीक है। तो हमारे देश में जो है राष्ट्रीय बाल श्रम योजना लाना का आवश्यकता क्या थी, क्यों महसूस हुई कि हमें इसको लाना चाहिए। तो 9वीं पंचवर्षीय कब से कब तक थी, 1997 से 2002 तक में क्या था, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का संचालन किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास व चल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना था, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे इसके प्रथम चरण में क्या था, श्रमिक, इसके प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता, फिर क्या है, उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से क्या है निकालकर पाठ्यक्रम जो ब्रिज कोर्स कराने की उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता। आपसे पूछा जाए ब्रिज कोर्स किसके लिए है, तो जो बाल श्रम बच्चे कर रहे हैं, जो बाल श्रम है वहाँ से बच्चों को जब निकाला जाता है तो उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाता है, उसके बाद उन्हें क्या है शिक्षा से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना क्या है 100 जनपदों में रखी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, 2002 से 2007 में जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्या था, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य देखते हैं क्या है, लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा समुदाय की मदद में जो जोखिमपूर्ण बाल मजदूरी को क्या है रोकथाम के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना था इसका उद्देश्य बाल श्रम परियोजना का, राष्ट्रीय बाल श्रम। और इस परियोजना का उद्देश्य था कि हर बच्चे को क्या है शिक्षा और बचपन का वह अधिकार प्रदान करता है और उसे छीना नहीं जा सकता है। ये बाल श्रम योजना इसीलिए लाई गई थी कि जो बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, हमारा क्या है मौलिक अधिकार है। ठीक, और बचपन जीना भी हमारा क्या है मौलिक अधिकार हो गया एक, तो उससे जो है ये छीना ना जाए, इसीलिए क्या है ये हमारा लाया गया था, इसका यही उद्देश्य था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है DPEP क्या है, इसका परिचय दीजिए। DPEP जो हमारा क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है। तो संचालित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कब लाया गया था, 1994 में लाया गया था। और DPEP को हम क्या कहते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये क्या है जिला स्तरीय है। कैसा है ये हमारा प्रोग्राम जो है, ये हमारा जिला स्तरीय प्रोग्राम है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कार्यक्रम है विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से होता है। और जो DPEP का लक्ष्य क्या है, सभी को शिक्षा दिलाना है, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है, शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, समाज के विभिन्न वर्ग में असमानता कम करना है, साथ साथ काम करना था। ठीक है, और इस कार्यक्रम जनपद विशेष का कार्यक्रम जो था इसका जो है यही कार्य था। और जनपद की विशेषता को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष का अपना लक्ष्य तय करना और अपने वार्षिक कार्य योजना जो है बजट से प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का क्या था विशेषता थी। और शिक्षा में जो है सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से जनपद के विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया गया। और क्या था इस कार्यक्रम में क्या है प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता और बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। और इन 5 क्षेत्रों में जिला समन्वयकों की क्या है नियुक्ति की गई थी। और इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर क्या है शिक्षा को सार्वभौमिकरण की दिशा में क्या है सफलता प्राप्त हुई। कि इसका जो DPEP का प्रोग्राम की जो बनाया गया था हमारा कि क्या क्या हमें करना है, 5 क्षेत्र बनाए थे, इसमें क्या है इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे और देखते हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित हुआ था। कि 3 चरण थे इसके। प्रथम चरण में क्या है देश के 7 राज्यों में और 42 जनपदों में संचालित किया गया था। और वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय इसका चरण था, इसमें क्या उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में पहुंचाया गया था। और इसका जो थर्ड चरण था उसमें क्या 2000 तक की क्या थी इसकी 32 जनपदों में इसे और लागू कर दिया गया था। यहाँ पर हमारे DPEP का देखा कि किस तरह से यहाँ पर हमारा DPEP वाला प्रोग्राम क्वेश्चन जो है कंप्लीट, यहाँ पर हमारा DPEP वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पी मोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। पी मोस्ट प्रोग्राम है, इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कि मुख्य बातें क्या थी।
इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो पी मोस्ट कार्यक्रम था ये हमारा कब आया था। ये हमारा बस 1986 में आया था, ठीक है। और कहाँ लाया गया था, ये हमारा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आया था। ये हमारा प्रोग्राम जो प्रारंभ किया गया था नई दिल्ली में सबसे पहले। और इसमें क्या थी, जो हमारी नई शिक्षा नीति है 1986 की, इसकी मूल संस्तुतियों को क्या है, लोगों को अवगत कराना था। जो 1986 की जो हमारी नई शिक्षा नीति है उनकी जो संस्तुतियाँ आई थी उसको क्या है, अवगत कराना पी मोस्ट का जो कार्य था। इसे हम क्या कहते हैं, पी मोस्ट को, पी मोस्ट को हम कहते हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, इसे हम कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी। इसमें पहला था कि विद्यालय तथा कक्षाओं को क्या है, आकर्षक बनाने पर बल दिया गया था। और बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षा अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया था। और विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुधार जो थे उनका उल्लेख किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए क्या है, न्यूनतम मतों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। ये हमारे पी मोस्ट के द्वारा किया गया था। और इसमें फिफ्थ क्या है, इसमें फिफ्थ है कि प्रत्येक मत की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से अपूर्ण किए जाने वाले प्रत्येक मत के मानक तथा उनकी विशिष्टताएं जो थी निर्धारित की गई थी, ठीक है। पी मोस्ट के द्वारा ये सब जो है हमारा जो है ये सारी बातें जो हैं रखी गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपने पी मोस्ट के बारे में जान ही लिया होगा कि पी मोस्ट को हम क्या कहते हैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। और कब जो शुरू किया गया था, ये 1986 में शुरू किया गया था, ठीक है। और कहाँ पर शुरू किया गया था, ये हमारा नई दिल्ली में शुरू किया गया था, ये मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2022 के जो प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। SOPT का पूरा नाम और उसके 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो SOPT का पूरा नाम क्या है, इंग्लिश में जानते हैं कि स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, ठीक है। ये हम इसमें SOPT को इंग्लिश में कहते हैं। अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक है। ये हमारा प्राथमिक शिक्षकों से रिलेटिव है, ठीक है, कार्यक्रम SOPT। अब जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसमें इसका पहला क्या उद्देश्य है, NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की क्या है, दक्षताओं पर बल देना है। और दूसरा क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो है प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का जो है विकास करना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे SOPT के ये हमने क्या है उद्देश्य जाने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हुई है और आज हमने जो है 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर किया है। यह है 2022 का जो पेपर है पेपर सॉल्यूशन किया है, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी क्लास शेयर कीजिए, हमारे टारगेट एग्ज़ाम ऑनलाइन से जोड़िए ताकि वो भी अपने DLED में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। अब आपके जो है पेपर आने ही वाले हैं नज़दीक, तो आप अच्छे से जो है हमारी सारी क्लासेस देखें। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारी क्लासेस देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको हर एक टॉपिक की अलग अलग क्लास ली है और मैंने आपके लिए राजन सीरीज भी कराई है, आप मेरी वो भी देख सकते हैं। और अब जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, आज हमने 2018 से लेके 22 तक के पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास पूरी होती है। ओके, धन्यवाद।